अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल लॉजिकल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग थे क्या कल? बोले सर? पे दिख रहा है कुछ लॉजिकल फंक्शंस? जी सर। यही पढ़ रहे थे ना कल? लॉजिकल फंक्शन में इनके पास दो तीन है, एंड है, और है, नॉट है और इफ वगैरह है। एंड जो लॉजिकल फंक्शन इसका काम क्या है, लिखते हैं बहुत से यूजर डिफाइंड कंडीशन को टेस्ट करता है और ट्रू के शक्ल में लौटा देता है अगर तमाम कंडीशन की कीमत ट्रू हो जाती है, वरना तो फॉल्स करार दी जाती है। यानी दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन है और दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका जी कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। दो या दो से ज्यादा कंडीशन अगर कंबाइन करना हो तो उसके लिए एंड लगाते हैं, और दो दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो, उसको किसी एक कंडीशन को चेक करना है, कोई एक भी सही हो तो उसके लिए और लगाते हैं। जैसे आपके पास रिजल्ट है, उसमें रिजल्ट में फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। आपको कभी कभी ऐसा करना पड़ सकता है कि आपके लिस्ट से उन बच्चों का नाम आप लिखें या प्रिंट करें जो बच्चे फर्स्ट हों और आजमगढ़ के हों। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गया, फर्स्ट भी होना चाहिए और वो आजमगढ़ का भी होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन को आप कंबाइन करना चाहें तो एंड लगाएंगे, और अगर दो कंडीशन में से किसी एक को आप प्रूव करना चाहते हैं और एक के ट्रू होने पे कोई आउटपुट लेना चाहते हैं तो उस सूरत में आप आर लगाएंगे, या तो आजमगढ़ का हो या वो फर्स्ट डिवीजन पास हो, उस सूरत में आर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे उसको हम एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। मान लें इसमें वैल्यू है 40, 34। शेयर नहीं होगा। दिख रहा है MS एक्सेल? जी सर। यस सर। यहाँ पे आप यूं देखें, एंड लगा करके, एंड A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा B1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। दोनों का वैल्यू चेक करना है, आया A1 और B1 का वैल्यू 40 के बराबर या ज्यादा है या नहीं। तो हमें कितने सेल यहाँ पे कंबाइन किया, इस फॉर्मूला में कितने सेल के कंडीशन को चेक करना? दो सेल सर। दो सेल को, तो दो सेल को एक साथ कंबाइन करके अगर चेक करें, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम तो होना चाहिए। तो अगर दो सेल को के वैल्यूज को एक साथ आप कंपैरिजन करना चाहें तो साथ कंपेयर करने के लिए एंड का इस्तेमाल करें। अब इसमें आज हम इंटर की प्रेस करेंगे, तो अगर दोनों सेल का वैल्यू 40 के बराबर या ज्यादा होगा तो हमारा आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी फॉल्स होता है तो आउटपुट फॉल्स का ही मिलेगा, यानी कम होगा तो फॉल्स का नतीजा मिलेगा। इस सूरत में ट्रू मिलेगा या फॉल्स, आप बताएं पहले, तो इंटर की प्रेस करते हैं। ऑल सर। फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा, इंटर की प्रेस करें, फॉल्स मिला। फॉल्स क्यों मिला? क्योंकि A1 को 40 के बराबर है, लेकिन B1 ये 40 के बराबर या ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। बात समझ में आई? जी सर। इसी एंड की जगह पे आप आर का इस्तेमाल कर लें। इस आर का क्या मतलब होगा
कि A1 और B1 इनमें से किसी का भी वैल्यू 40 के बराबर या अगर ज्यादा है तो ट्रू कर दो। अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होगा, यानी दोनों कम होगा तो फॉल्स होगा, लेकिन दो में से किसी एक का भी वैल्यू 40 से ज्यादा या बराबर हो जाए तो आउटपुट आपका ट्रू का मिलेगा। फिलवक क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू मिलेगा सर। ट्रू मिला। लेकिन मान लिया इसके वैल्यू को हम 40 जो है इसको भी हम घटा दें, 33 कर दें, तो ही आप 33 करके आगे पीछे हटेंगे, जो ट्रू दिख रहा है वो फॉल्स में बदल जाएगा। जी सर। तो हमें समझाना है दो वैल्यू, एक एंड को और दूसरा और को। एंड का मतलब क्या हुआ कि जहां दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करना हो वहां आप एंड लगाएंगे। दो कंडीशन या दो में से किसी एक के सही होने पे कोई आपको एक्शन या कोई काम करना हो तो और लगाएंगे। आपके यहाँ जो रिजल्ट तैयार होता है, कोई बच्चा 33 से 33 मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी होता है, लेकिन कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में 50 ले आया और किसी सब्जेक्ट में 33 तो 28 लाया, तो 28 लाने वाला बच्चा पास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं हो। कोई कोई सूरत होती है कि कहीं कहीं पे लिखा रहता है 20 नंबर कम से कम चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर है और कहीं कहीं पे 33 है या 80 है, तो 80 वाला हो सकता है 20 वाले को कवर कर ले। तो गोया कि आपको दो चीजें चेक करनी है, 33 से ज्यादा भी हो और 20 से कम भी ना हो। ठीक है, जी 33 से सर। ज्यादा हो, 20 से कम ना हो, तो इस सूरत में आपको पासिंग मार्क्स दिया जाएगा। तो वहां पे दो कंडीशन अगर लगते हैं तो उस सूरत में आपको एंड लगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करके आप यूज करेंगे तो उस कंबाइनेशन के लिए एंड का इस्तेमाल करें। दो या दो से ज्यादा कंडीशन में से किसी एक के सही होने पे कोई एक्शन आपको लेना है तो उसके लिए आर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जी सर। ओके, तो यहाँ पे देखें इसी चीज को ये समझा रहे हैं। दिख रहा है किताब जी का सर। नहीं आया? आ गया? किताब नहीं आ रहा है? हमारा नेटवर्क आ वीक है। रहा है सर। ओके, तो इसमें देखें यहाँ पे मिसालें दे रखी हैं, A1 ग्रेटर देन 0 और A1 लेस देन B1। तो B1 के अंदर कितना वैल्यू है? 10 है। 10 है सर। और A1 के अंदर कितना है? 5। 5 है। तो ये कह रहे हैं A1 ग्रेटर देन 0 है, तो A1 ग्रेटर देन 0 है ना। यस सर। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, A1 लेस देन B1। तो A1 लेस देन B1 है या नहीं? जी सर। 5 देश से कम ही तो होगा। इधर आउटपुट क्या जी। मिला हमको, ट्रू मिल गया। और दूसरे वाले में यहाँ देखें, A2 ग्रेटर देन 0, A2 ग्रेटर देन 0 5 है, 5 0 से ज्यादा है ना। जी। दूसरा लिखा है A2 लेस देन B2, B2 में कितना वैल्यू लिखा है, 10 लिखा है। तो 10 बहरहाल 5 से ज्यादा है और 5 कम है, ये भी ट्रू हो गया। और तीसरा क्या लिखा, B2 ग्रेटर देन 12, B2 ग्रेटर देन 12, B2 ग्रेटर देन 12 है इस सूरत में? नहीं सर। नहीं है। गोया कि तीन कंपेरिजन लगाया इन्होंने, A2 ग्रेटर देन 0 हो, A2 लेस देन B2 हो, B2 ग्रेटर देन 12 हो। ये तीनों कंडीशन लगाने में एक जगह फॉल्स हो गया, हुआ ना। जी सर। एक जगह जब फॉल्स होगा तो नतीजा मजमूई तौर से अगर सही आएगा तो आपको आउटपुट ट्रू का देगा। उनमें से कोई भी फॉल्स होता है तो नतीजा फॉल्स का ही आएगा, इसलिए आउटपुट में देखिए यहाँ फॉल्स लिखा है। जी। उसी तरीके से आपकी तीसरी मिसाल जो है उसने भी ऐसे ही किया है। उसके बाद और लिखा है, और का मतलब है यूजर डिफाइंड कंडीशन के नंबर का टेस्ट करता है। अगर किसी कंडीशन का तखमीना भी ट्रू बैठता हो तो ट्रू लौटा देता है।
वरना तो उसका तखमीना फॉल्स हो जाता है। यानी इनमें से जहां जहां एंड लगा है इसमें से आप और लगा दीजिए। तो और लगाने की सूरत में इन तीनों कंपैरिजन में या दो में कम से कम एक तो सही रहेगा। तो जब एक सही जी रहेगा तो उस सूरत में आउटपुट क्या देगा, वो ट्रू करेगा। ट्रू का देगा। तो और का मतलब हुआ आपके दिए हुए कंडीशन में से कोई भी एक सही होता है, आउटपुट आपको सही का मिलेगा। और अगर फाइंड के जरिए जो आउटपुट जो आपने कंपैरिजन लगाया है अगर उसमें कहीं भी फॉल्स होता है तो नतीजा फॉल्स का आएगा। क्लियर है? जी सर। ये दूसरी मिसाल है आपकी और की है। अच्छा, उसके बाद नोट भी लगा सकते हैं। नोट लगाने के सूरत में अगर नहीं होगा तब आपको ट्रू देगा। जो आपने कंडीशन लगाया है अगर वो फॉल्स हो जाता है तो नतीजा फॉल्स का दे देगा। बहरहाल अब उसके बाद हम इफ कंडीशन को देख लेते हैं। इफ कंडीशन तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, अगर ना समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। इफ समझ में आ गया था? जी बता मैं जी एक सर। आपसे एक एग्जांपल आपसे करवा लेते हैं, समझ में मुझको आ जाएगा आता है। ये परसेंटेज है, इसमें वैल्यू 33 है, 38 है, 40 है, 45 है। सर डिस्प्ले पे हाँ एक्सेल दे रहा नहीं है। हूँ। 45, 60, 50, 70, 75। अब यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू आप दीजिए। अगर 33 के बराबर या ज्यादा हो, 33 के बराबर या ज्यादा होगा तो पास होंगे, नहीं तो फेल। लेस देन 33 हो जाए तो फेल आएगा। ये फेल या पास कंडीशन के मुताबिक आपको निकालना है। आप फॉर्मूला बताइए, हम लिखेंगे। कहां से शुरू करें? जी बताएं। इक्वल टू लगा के इफ लिखेंगे उसके बाद। अच्छा, इक्वल इफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? जी रेफरेंस लिखेंगे सर। इसका इस सूरत में जो आपके सामने इस सूरत में क्या लिखेंगे? यस। D2, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, D2 ग्रेटर इक्वल टू 33। अब सेपरेट करने के लिए हमको दूसरा कोई वैल्यू लिखना है तो सेपरेट के लिए कॉमा इस्तेमाल किया। फिर चूंकि जी टेक्स्ट सर। में लिखना है इसलिए टेक्स्ट में लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिख दें? पास, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर एक दूसरा वैल्यू देना है जब कम हो जाए फॉल्स के सूरत में, क्योंकि नतीजा या तो ट्रू का होगा या फॉल्स का होगा, यही ना होना है। तो जी जब सर। नतीजा ट्रू का आएगा तो पहला वाला काम होगा पास का, नतीजा फॉल्स का होगा तो दूसरा वाला टेक्स्ट आना चाहिए, यानी फेल्ड। इंटर की प्रेस करें। इसमें से किसी का वैल्यू कम कर देते हैं। कितने बच्चे पास होंगे, फेल होंगे इसमें? एक बच्चा सिर्फ फेल होगा। तो पास फेल आपको लिखना नहीं पड़ा, इस फॉर्मूले के बुनियाद पे आपने पास फेल निकाल लिया।
यहाँ पे आपकी दो सूरत मिल रही है, या तो D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होगा, यानी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू हो जाएगा तो आपका आउटपुट पास का मिल जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो उसका आउटपुट आपका फेल का मिलेगा। क्लियर है? जी सर। यहाँ पे एक कंडीशन आपने सिर्फ लगाया, यानी एक कंडीशन आप चेक कर रहे हो 33 के बराबर हो या ज्यादा हो, बस इतना ही करना था। लेकिन आपके पास जी। कई कंडीशन हो सकते हैं, 33 के बराबर या ज्यादा हो, कहीं ऐसा हो सकता है 75 के बराबर हो या ज्यादा हो, 60 के बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो, लेस देन 33 हो। कितने कंडीशन हुए? 4 हुए सर। 1 2 3 5 हो गए। ओके, पांचवा तो ऑटोमेटिकली ले लगा। एक्चुअल आपको कंपेयर जो करना है वो कितनी मरतबा करेंगे? 4 मरतबा। इस 4 मरतबा कंपेयर करने के लिए हमें अब 4 मरतबा इफ लिखना पड़ेगा। पहला वाला जो इफ लगाएंगे हम, वो इफ के कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो उस ट्रू होने के बाद जो आपकी एक्शन होगा वो एक्शन अमल में आ जाएगा। और वो फॉल्स हो जाता है तो दूसरा वाला इफ को चेक करेगा वो दूसरा वाला इफ सही है या नहीं। अगर दूसरे वाले इफ का ट्रू आता है तो उसका एक्शन को पूरा कर देगा। वैसे ही तीसरा और चौथे पे अगर सारे इफ का एक्शन फॉल्स फॉल्स होता चला जाएगा तो लास्ट में जो फॉल्स का आपने एक्शन लिया होगा फॉल्स होने की सूरत में, वो एक्शन अमल में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा है पास, इसको आप थोड़ी मॉडिफाई करें। इफ D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर 75 के बराबर हुए ज्यादा हो तो इस बच्चे को डिस्टिंक्शन कहते हैं। डिस्टिंक्शन मतलब मुमताज। मुमताज। अगर बाई चांस ग्रेटर देन इक्वल टू 75 का वैल्यू नहीं मिला तो अब कहते हैं कि फिर चेक करो आया अब उसका वैल्यू D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या। अगर 75 के बराबर या ज्यादा नहीं है तो अगर फॉल्स होता है तो फिर ये चेक कर लीजिए कि 60 के बराबर या ज्यादा है या नहीं। अगर 60 के बराबर या ज्यादा हो जाए तो फर्स्ट कर दीजिए, और अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर चेक कीजिए इफ D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, अगर है 45 के बराबर या ज्यादा तो इसको सेकेंड कर दिया जाए, और अगर 45 के बराबर या ज्यादा नहीं उससे भी कम है तो फिर चेक कर लिया जाए इफ D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, अगर 33 या उससे ज्यादा है इसको थर्ड करें। अब कोई चेक करने की जरूरत है या कोई दूसरा एक्शन ले लिया जाए? बस फॉल्स कर देंगे। फॉल्स कर दें। फॉल्स के सूरत में जो एक्शन है आपको फेल का मैसेज डिस्प्ले कराना। जी। ये हो गया आपका। अब उसके बाद देख लें कितने मरतबा इफ लगाया आप? 4 बार। 4 मरतबा। फर्स्ट वाला जो इफ है वो मेन इफ है, दूसरा वाला इफ उसके मातहत, तीसरा वाला दूसरे के मातहत, चौथा वाला तीसरे के मातहत। चौथा वाला इफ कब रन करेगा? जब दूसरा वाला इफ फॉल्स होगा। तीसरा वाला इफ उस वक्त रन करेगा जब दूसरा वाला इफ फॉल्स होगा, और दूसरा वाला इफ उस वक्त रन करेगा जब पहला वाला इफ फॉल्स होगा। अगर पहले ही केस में अगर उसको ट्रू मिल जाता है तो पहला वाला जो ट्रू है वो काम करेगा, बकिया को इग्नोर कर देगा। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट जो 4 मरतबा आपने ओपन किया था इसको बंद कर देना। समझ में आया या नहीं आया? जी सर। अब इंटर की यहाँ पे 33 के केस में थर्ड आया, इसको अब ऑटो फिल से आप इसको ऑटो फिल कर दीजिए। इसमें देखिए जहां 33 है वो थर्ड है, 38 थर्ड है, 40 थर्ड है, 45 सेकेंड है, 23 फेल्ड है, 50 सेकेंड है, 70 फर्स्ट है, 75 डिस्टिंक्शन है, 60 फर्स्ट है। क्लियर है?
अब इस जी तरीके सर। से आपके पास Yes, sir. 50 बच्चे हों या 50 लाख हों, सारे का डिवीजन इसी अंदाज से आप सेट कर सकते हैं। बार बार आपको फॉर्मूला नहीं लिखना। क्लियर है? ये जी फॉर्मूला सर। नोट जी करके सर। आपको दिया था, शायद याद रखे होंगे या कहीं नोट कर लिया होगा। अगर नोट अभी तक नहीं किए होंगे तो आज नोट कर लीजिए। समझ में आ गया जी सर। Yes, सबको? sir. जिसको ना आया हो बता दीजिएगा। ओके, पहला वाला इफ बताया और दूसरा वाला नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के तहत दूसरा इफ, दूसरा इफ के बाद तीसरा इफ। यहाँ पे देखिए एक मिसाल दे रहे हैं, इस मिसाल को जरा सा आप पढ़ें। A1 का वैल्यू 1 तो रेड, A1 का वैल्यू 2 तो ब्लू, A1 का वैल्यू 3 तो ग्रीन, A1 का वैल्यू 4 तो ब्राउन, A1 का वैल्यू 1 तो पर्पल, A5 का वैल्यू, अच्छा कहाँ तक गए हैं, A1 तक, ग्रे तक है। इसमें से A1 का वैल्यू इसमें से कोई भी एक रहेगा तो रन कर जाएगा। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला के तहत A1 का वैल्यू 7 है तो उस सेल में कौन सा वैल्यू आएगा इसमें से? ब्लू, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, येलो, ग्रे। अगर A1 का येलो। वैल्यू 7 है तो क्या मिलेगा? येलो है। Yellow. येलो मिलेगा। अगर A1 का वैल्यू 2 हो जाए तो क्या होगा? Blue. होगा। ओके, अगर इनमें से कोई नहीं है तब क्या होगा? कोई कलर नहीं है। कोई कलर नहीं है तब ये यहाँ लिखा है ब्लैक लास्ट में, जी। दूसरे जी, पेज तो पे ब्लैक देखिए आ जाएगा। उसमें ब्लैक आ जाएगा। जी सर। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, ये रहा आपके 4 लॉजिकल फंक्शन हमने डिस्कस किया है, एंड का, आर का, नॉट का और इफ का। इसमें से इफ ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस इफ को आप यूज करके कायदे से देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा किसी भी अंदाज से। उसके बाद फंक्शन की तीसरी कैटेगरी है तारीख और वक्त की, यानी कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसकी मदद से आप MS एक्सेल में तारीख देख सकते हैं या वक्त देख सकते हैं। जब एक्सेल डेट फंक्शन को साल, माह और दिन की नुमाइंदगी करने वाले हिंदी से फराहम कराए जाते हैं, वो एक्सेल डेट लौटा देता है। डेट है, ईयर है, मंथ है, डे है, फंक्शन का फॉर्मेट, जहां वो आर्गुमेंट्स को लौटाए जाते हैं जो हिंदुस्तान के शक्ल में साल, माह और दिन की नुमाइंदगी करते हैं। मिसाल के तौर पे महीना 1 का 12 के दरमियान, दिन 1 का 31 के दरमियान वाक़ होंगे, ताहम ये अक़दार उन रेंजेस से ऊपर या नीचे भी बढ़ाई या घटाई जा सकती है और ऐसे मामले में मंदरजा झेल तर्ज अमल का मुजाहरा करती है। इसमें आप लिखें, क्या लिखा है इन्होंने? 2012 -1 1 डेट फंक्शन लिखें और डेट फंक्शन में ईयर लिखिए, मंथ लिखिए, डे लिखिए। फिर उसमें एक्चुअल तारीख कौन सी होगी वो तारीख आपको MS एक्सेल डिस्प्ले करके बताएगा। तो जैसे इन्होंने लिखा है डेट 2012 -1 का मतलब क्या हुआ? एक माह -1 का माइनस। मतलब 1 महीना घटा दिया, जी। 1 महीना घटा दिया। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा? दिन लिखा, जी सर। एक दिन लिखा। किसी भी साल में अगर 1 महीना आप घटा देंगे तो कौन महीना बनेगा उसका? नवंबर। नवंबर। और तारीख चूंकि मेंशन कर दिया है 1, इसलिए लिखते हैं वो 1 नवंबर 2011। 2011 क्यों हुआ? माइनस हो गया एक माह, इसीलिए 1 महीना माइनस एक होगा, इसलिए 12 एक से महीना। 11 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से डेट में 2012-01 लिखा है, 2012-01, इसका क्या महीना आना चाहिए? 2012 दिसंबर, माइनस नहीं हुआ।
जीरो का मतलब दिसंबर लिया इन्होंने, तो दिसंबर लेने 2011 में 1 दिसंबर 2011, इसको करके देखते हैं। क्या लिखना है? डेट, जी। डेट के बाद साल 2012 2021, 2021 ही लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखे? 01 माइनस 01 जीरो लिख लेते हैं, मतलब कोई महीना आपने मेंशन नहीं किया। जी। ठीक है, कोई महीना मेंशन नहीं हुआ है, फिर आप गिन देते हैं, जीरो में आप 1 ले दिए, आप ब्रैकेट कर दीजिए। तो जब 2021 का कोई भी महीना आपने मेंशन नहीं किया तो 2021 ही रहेगा या 2020 हो जाएगा? 20 होगा। देख क्लियर है? तो जी डेट सर। फंक्शन में क्या कर रहा है ये, आप जो डेट महीना बताएंगे वो एक्चुअल तारीख कौन सी होगी वो तारीख वो मेंशन कर देगा। इसमें आप -1 और माइनस कर देंगे तो घटा देगा। जैसे -7 लिखा आपने, 2021 -7 कौन सा महीना आएगा ये? मार्च का है, सॉरी, मार्च का आएगा। नहीं सर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 7वां महीना घटाया आपने, मई 7 आएगा। महीना करीब मई करीब, आएगा 7 5 12 12। मई आएगा। अप्रैल मई आएगा। तो इस तरीके से ये एक लिया, यहाँ पे आप -12 कितने दिन घटाया आपने? -11 दिन घटा दिए, 12 दिन घटा दिए तो 18 तारीख आएगी 7वां महीना के हिसाब से। जब 12 दिन घट जाएंगे तो महीनों ना घटेगा। जी सर। 7 तो ऐसे घटा दिया था आपने, प्लस आपने दिन घटा दिया 12 उसमें से, जिस महीना से दिन घटाएंगे वो महीना भी खत्म होगा। जी सर। इसलिए तारीख आ गई 18/4/2020। ओके, इसी तरीके से और भी फंक्शन होंगे उसमें। ये डेट फंक्शन रहा, ये इतने एग्जांपल करके दिखलाया है। दिन सब ये लिखता है, डे अगर सप्लाई करता डे आर्गुमेंट -है 31 से बड़ा हो तो तारीख गुजश्ता या आइंदा में घटा लिया था या बढ़ा लिया है। इसका क्या मतलब होगा कि आपने जो दिन लिखा है वो माइनस में लिखा है तो उतना दिन घटाएगा, प्लस में लिखा है तो उतना दिन बढ़ा करके महीना को बढ़ा देगा। ठीक है? जैसे यहाँ जी डेट सर। लिखा है जी सर। 2012 6 -1, -1 कितने घटाया? दिन में दिन में। तो जब एक दिन घटा दिया आपने तो क्या महीना, कौन सा महीना निकलेगा? 5वां महीना है। मई निकला, तो 30 मई 2012 का उत्तर दिया आपको। हेलो, हाँ किया था। अच्छा, फिर डेट 2012 6/0, इसमें क्या किया उन्होंने? कोई दिन नहीं जीरो। घटाया है, जी। जीरो पहले का लिखा है। महीना बोलेगा। 5वां महीना आया 31 मई, मेंशन नहीं किया इसलिए पिछला महीना दिखला देंगे। जी सर। डेट 2012 6/1, ये जून में आया। ये जैसा आपने लिखा था वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे 2 है तो 2 जून आ रहा है, नहीं है? जी एक दो सर। फंक्शन और भी हम पढ़ लेते हैं। एक होता है नाउ फंक्शन, NOW।
ये लिए नाउ, दिख रहा है ये? जी सर। इस नाउ का काम क्या है कि जहां आप नाउ लिखेंगे तो एमएस कंप्यूटर में जो भी डेट एंड टाइम होगा उसको डिस्प्ले करेगा। है 4 तारीख 11वां महीना, सन है 2021, 11:38। उसी तरीके से टुडे है, टुडे में आपको डेट बताएगा। नाउ में डेट एंड टाइम, करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करने के लिए नाउ का इस्तेमाल किया, और करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए डे का इस्तेमाल किया। नाउ और डे, ये कॉपी में नोट करें। डे करंट डेट देखने के लिए, नाउ करंट डेट और टाइम दोनों देखने के लिए। जी सर। और भी कुछ है इसमें? टुडे आ गया ना इसमें? जी जी सर। सर। टुडे, हाँ, नाउ लिखिए, NOW बराबर के चिन्ह के साथ ब्रैकेट लगाइए। नाउ ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट लगा दो। एक फंक्शन है वीक नम, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 54 या 55, 55। 54 या 55। आज के डेट में कौन सा साल का कौन सा हफ्ता होगा ये? 45। 45 दिख रहा है इसलिए। ओके, तो वीक नाम का काम ये है कि जो भी आप तारीख, हमने 2D लिख दिया इसमें, क्योंकि करंट डेट हमको निकालना है तो 2D से निकल जाएगा। आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, ठीक जी है? सर। YY जी DD MM DDY के फॉर्मेट में आप कुछ भी लिख दीजिए। तो जो भी आप तारीख लिखेंगे वो तारीख साल का कौन सा हफ्ता वाकई होगा वो आपको वीक नाम बता देगा। वीक नाम का मतलब हुआ कि वीक नाम की मदद से आप किसी भी तारीख का हफ्ता निकाल सकते हैं कि वो साल का कौन सा हफ्ता वाकई है। तो जी इस सर। साल में 1 से लेके 53 हफ्ते होंगे या 54 होंगे। उसी तरीके से वीक डे है, ये वीक डे। वीकडे का काम क्या होता है कि कोई हफ्ता है, उस हफ्ता में हफ्ते का कौन सा दिन है। जैसे हम यूं लिखें इसको, आज की तारीख में टुडे, कौन सी तारीख है आज? 4। 4 है। हफ्ते का कौन सा दिन होगा आज? थर्सडे है, 5वां दिन। वो दिन नंबर में काउंट करें, जैसे हफ्ते में 7 दिन होता है ना, जी जी तो सर। वो 7 दिन जो होता है, तो दिन के एतबार से कौन सा दिन होगा, मतलब नंबर में 5वां पहला दिन। दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो आज कौन सा दिन हो, कितने नंबर का 5वां। दिन? 5वां। हफ्ता किस दिन खत्म होता सैटरडे को। है? सैटरडे को। संडे का हफ्ते का पहला दिन है ना। जी सर। जी। तो 5 आया आपका वीक डे की मदद से। तो वीक डे का काम क्या हुआ कि कोई भी आप तारीख लिखें तो वो तारीख हफ्ते का नंबर के एतबार से कौन से अदद में आएगा तो वो आपको अदद में बता देगा। और वीक नम लिखेंगे तो पूरे साल का कौन सा हफ्ता आएगा वो बता देगा। ठीक है?
ये आपका जी। डेट एंड टाइम फंक्शन हुआ। तो इनको आप नोट करके अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, इतना ही आज, फिर कल इंशाल्लाह देखते हैं। जी जी। सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ।